नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग अभी हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं नोट से। तो हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किए थे हिस्ट्री को। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग ये सभी पढ़ लिए थे कि राजवंश जो क्रम है, इसका ट्रिक के द्वारा हम लोग पढ़े थे। गुलाब खिले तो सांस लो, ये सब ट्रिक से हम लोग याद किए थे। और इसका क्रम जो था वो हम लोग पढ़ लिए थे, क्या कार्यकाल था वो भी पढ़े थे वंशों का। और हम लोग यहाँ पर पहला वंश जो गुलाम वंश से शुरू किए थे। इस वंश में और गुलाम वंश में हम लोग बात करें तो गुलाम वंश में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ लिए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिए थे। और इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इल्तुतमिश की जो बेटी है वो कौन थी। इल्तुतमिश की बेटी है वो रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और रजिया सुल्तान की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो रजिया सुल्तान जो वो एकमात्र जो महिला शासिका बनी है। और वो दिल्ली सल्तनत की बात करें यहाँ पर, तो पहली और अंतिम जो वो वही हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो भी कोई महिला शासिका बनी ही नहीं, तो रजिया सुल्तान एकमात्र शासिका है जो कि यहाँ पर बना था महिला शासिका। तो बात करें पर रजिया सुल्तान का, तो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रजिया सुल्तान की बात करें यहाँ पर, तो रजिया सुल्तान जो वो दिल्ली की प्रथम, जो रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। तो कौन कौन थे याद है, एकमात्र महिला सुल्तान यही थी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम और अंतिम हम लोग कह सकते हैं। तो ये रजिया सुल्तान क्या हो गया, वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम और प्रथम सुल्तान हो गई। बात करें यहाँ पर आगे, तो कह रहा कि रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर या आखुर नियुक्त किया। तो किसको अमीर या आखुर नियुक्त किया था, तो रजिया सुल्तान ने जो अमीर या आखुर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं अफसाला का प्रधान, तो अफसाला का प्रधान अमीर या आखुर का कहा जाता है। तो इसे जो रजिया सुल्तान नियुक्त किया था वो जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। तो याद रखो, जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने किस रूप में, तो वो किया था अमीर या आखुर के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं अफसाला का प्रधान। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी बात यहाँ पर आगे दिया गया है कि तुर्की अमीरों ने रजिया का जो जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया था। किसने फैलाया था, तो तुर्की अमीरों ने क्या किया था, रजिया का जमालुद्दीन याकूत के साथ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को क्या किया था, अमीर या आखुर का नियुक्त किया था। और यहाँ पर इसको इसी से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दिया था। किसने, तुर्की अमीरों ने। तो ये अफवाह फैलाया। उसके बाद कह रहा है कि रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई। तो रजिया जो है वो किससे पराजित हुआ, तो रजिया पराजित हुआ तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गई। और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। किन दोनों ने विवाह कर लिया, तो अल्तुनिया और रजिया ने, दोनों ने शादी कर लिया। अल्तुनिया ने किससे पराजित किया, रजिया सुल्तान को पराजित कर दिया। और दोनों ने फिर क्या किया, शादी कर लिया। तो अल्तुनिया ने रजिया को भटिंडा के किला में कैद किया था। तो अल्तुनिया ने रजिया को जो भटिंडा के किला में कैद किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि अल्तुनिया ने जो रजिया सुल्तान को कैद किया था वो कहाँ किया था, तो भटिंडा के किले में कैद किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पर जैसे आप लोग बता दें पहले कि जो हम सेट लगाते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर वहाँ पर हम लोग को इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो हम यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोग को फायदा हो जाता है और प्रश्न यहाँ पर छूटता नहीं है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये याद है कि अल्तुनिया जो रजिया सुल्तान को जो कैद किया था भटिंडा के किला में किया था। आगे की बात करें, यहाँ पर आगे जाता है कि 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया का हत्या कर देगी, क्योंकि ये दोनों शादी किया था आपस में। और ये आप लोग याद रखेंगे, रजिया को किसने, अल्तुनिया ने ही हराया था और इसी के साथ शादी भी किया था। तो वहीं पर दोनों का हत्या कर दिया गया 1240 में कैथल के निकट। आगे की बात करें यहाँ पर, तो आगे आ जाता है जब रजिया सुल्तान का हत्या हो गया तो अब शासक कौन बनेगा, तो ये जो यहाँ पर इसके बाद जो इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र जो था बहराम शाह, तो बहराम शाह को ही शासक बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर लेकिन इसके बारे में चर्चा की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बना। तो 8वां शासक जो बना इसके बाद वो बना नसरुद्दीन शाह मोहम्मद। तो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा कि जो अल्तुनिया से शादी किया रजिया सुल्तान ने, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों को 1240 में हत्या कर दिया गया दोनों का कैथल के निकट। फिर यहाँ पर क्या हुआ, आगे जब उसका हत्या हो गया रजिया सुल्तान का, तो जो बहराम शाह वो शासक बनाया गया इसके बाद।
और बहराम शाह शासक जो है वो कोई प्रसिद्ध मतलब ये कोई अच्छा काम किया नहीं है जिसके बारे में जिक्र करें, तो इसके बारे में पढ़ने को उतना जरूरी नहीं है, चर्चा का जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। उसके बाद ये जो बना शासक, 8वां शासक बना है वो नसीरुद्दीन महमूद शाह बना है। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बात करें यहाँ पर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। कौन सा शासक बना? 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। ये क्या था? धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इसका कार्यकाल याद रखें हम लोग 1246 से 1266 ईस्वी में, मतलब 20 साल का ये कार्यकाल रहा है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का। यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन है वो कि यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था। तो कुरान की प्रतियां यह लिखने का काम करता था और टोपी सील कर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये राजा जो है, याद रखें हम लोग, टोपी सील कर और कुरान की प्रतियों को बेचकर ही अपना जीवन यापन करता था। तो ये राजा था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश का ऐसा शासक जो कि टोपी सील कर और कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था, वो कौन था? तो वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ही था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगे यहाँ पर है कि इसने बलबन को अपना वजीर बनाया था। बलबन को वजीर बनाया था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से कर दिया। तो बलबन ने जो अपनी पुत्री का विवाह किया था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के साथ कर दिया था। आगे यहाँ पर है कि नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। तो नसीरुद्दीन जब मर गया तो जो बलबन था उसका वजीर था वही अगला शासक बन गया। तो यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग पढ़ लिए क्या क्या कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियां बेचकर क्या करता था? अपना जीवन यापन करता था। और बलबन जो किसका वजीर था? बलबन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का वजीर था। बलबन जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे ये इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो शासक रहा, इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके बाद जो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसकी मृत्यु के बाद जो है वो कौन बना शासक? तो बना बलबन शासक बन गया। तो बलबन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बलबन से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन मिल भी जाएगा। सभी यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, छोटा छोटा अक्षर दिखेगा आप लोग को। ये सभी प्रश्न जितना भी यहाँ पर छोटा छोटा अक्षर इंक्लूड किया हूँ वो सभी प्रश्न पूछा गया है। तो बलबन का जो कार्यकाल आप लोग याद रखेंगे, बलबन का कार्यकाल हो गया कब से कब तक? तो याद रखें हम लोग बलबन का कार्यकाल हो गया 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक ये बलबन का कार्यकाल था। और बात करें यहाँ पर कि इसका जो मूल नाम था बलबन का, वो मूल नाम पूछा जाता है। बलबन का मूल नाम हो गया बहाउद्दीन। तो बलबन का मूल नाम क्या हो गया? बहाउद्दीन हो गया। और इसने जो लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी, तो किसने लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी? यह प्रश्न पूछा गया कि लव एवं रक्त नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा ही अपनाया गया था और इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बलबन जो ईरान के रहने वाला था और इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार ही किया था। तो याद रखें हम लोग ईरानी परंपरा के अनुसार अपना दरबार का गठन किया था। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने ईरानी त्योहार जो है नवरोज, जिसको पारसी समुदाय मनाता है, तो नवरोज मनाना शुरू किया था। याद रखें हम लोग, प्रश्न बार बार पूछा जाता है नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया जाती है? बलबन के द्वारा ही किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो नवरोज फेस्टिवल होगा जो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और ये शुरुआत किया गया था बलबन के द्वारा। और इसने अपने दरबार में सजदा वो जिससे आप लोग बताया था कि सिजदा और पैबोस की परंपरा जो है वो प्रारंभ की गई थी, इसी के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अपने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा के प्रारंभ की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था बलबन के द्वारा। अब यहाँ पर जानेंगे हम लोग सजदा क्या होता है। तो सजदा जो होता है वो झुक कर सलाम करना होता है सजदा, और पैबोस जो होता है वो सुल्तान के पैरों को चूमना होता है पैबोस। तो ये सजदा पैबोस ये परंपरा चला गया था, बलबन के द्वारा चला गया था। मतलब जो कर सलाम करना और सुल्तान के पैरों को चूमना, ये जो सिद्धांत था जिसको हम लोग सजदा और पैबोस कहते हैं ईरान में, ईरानी भाषा में, ये चलाया गया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है लाइन कि इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियाबत एक खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह ईश्वर की छाया बताया था। तो इसने उपाधि जो धारण किया था, क्या उपाधि धारण किया था? नियाबत एक खुदाई। ये प्रश्न पूछा गया है। जो नियाबत एक खुदाई का उपाधि लिया था वो बलबन के द्वारा। और जिल्ले अल्लाह ये मतलब जिसको मतलब ईश्वर की छाया बोलते हैं, तो ये भी अपने आप को बताया था। क्या क्या बताया था? जिल्ले अल्लाह हो गया, फिर नियाबत एक खुदाई, ये अपना उसने अपने आप को उपाधि दिया था। ये इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे पढ़ लेके रक्त एवं लव की नीति अपनाई थी बलबन ने,
ये हो गया। फिर अर्थात आक्रमण की नीति जो है वो अपनाया गया था किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और जिसे हम लोग पढ़ लेंगे दल चालीसा का गठन जो किया गया था वो इल्तुतमिश को किया था, लेकिन इसका समाप्त जो किया गया वो इसी ने किया था, बलबन ने दल चालीसा का समाप्त कर दिया था। और आगे यहाँ पर है कि बलबन के बाद अगला शासक कैकूबार बना था। बलबन के बाद जो अगला शासक बना वो बना था कैकूबार, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का जो अंतिम शासक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो होगा क्यूमर्स। तो अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1890 ईस्वी में कर दी। तो क्यूमर्स अंतिम शासक था गुलाम वंश का, और क्यूमर से हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया, और इसने अपना एक नया वंश का आविष्कार कर दिया, खिलजी वंश का। तो गुलाम वंश यहाँ पर अंत हो गया। गुलाम वंश के बाद जो है वो खिलजी वंश का स्टार्ट होने वाला है। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर गुलाम वंश अगर अंत हो गया हम लोग का, तो गुलाम वंश से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी, जिसमें भी पूछा गया प्रश्न, इससे बनने वाला जो भी प्रश्न होगा वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला प्रश्न यहाँ पर है, जो कि एसएससी 2015 में पूछा गया है। एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं कि इक्तादारी प्रथा जो किसने चलाई थी, तो हम लोग पढ़े थे इक्तादारी प्रथा वो चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो इक्तादारी प्रथा आप याद रखें इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एसएससी 2015 में पूछा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे अक्षरों में लिखा गया कि प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में था वो निर्मित किया गया था बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरा ही प्रथम मकबरा था जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में अपनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और एनटीपीसी 2021 में देखिए सवाल पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जब इल्तुतमिश की बेटी थी, हम लोग जस्ट पढ़े हैं अभी। फिर यहाँ पर है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन है। तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इसका क्रम है वीडियो का, सभी आप लोग देख सकते हैं। अगर पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा, सभी में हम लोग कवर किए हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो आज हम लोग का गुलाम वंश अंत हो गया, इसलिए हम गुलाम वंश से संबंधित जो प्रश्न बनने वाला वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद है कि चौहान का पोलो खेलते हुए किस शासक का मृत्यु हुआ था। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था चौहान का पोलो खेलते हुआ था। ये भी प्रश्न हम लोग देखे थे उधर। और यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, जैसे 2018 में पूछा गया था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाला प्रथम महिला शासक बनी थी, ये कौन था, ये रजिया सुल्तान ही था प्रथम मुस्लिम महिला शासक। और बलबन की उपाधि जो था वो एक और था, उलूग खां था। उलूग खां की उपाधि भी बलबन ने लिया था। तो ये सभी प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट लगा होगा, जो कि गुलाम वंश से संबंधित ये सभी प्रश्न था। और गुलाम वंश को अंत करने के बाद हम लोग जिसे बोले थे आप लोग प्रत्येक वंश को हम लोग एंड करेंगे। तो उसके बाद जो अंत में जितना भी प्रश्न बनने वाला उस वंश से, उस चैप्टर से, सभी को हम लोग कवर करने वाले। तो यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के सबका क्वेश्चन देख लिए। और आप लोग को आशा करते हैं सभी हम लोग का जो क्रम है, ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ नोट्स का, जो रिवीजन कर रही है, आप लोग को अच्छा लगता होगा। तो यदि आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा रिवीजन कर सके और इसको अच्छी तरीके से गेन कर सके। तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।